नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है इंडिया का वो सवाल जानने का जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। दरअसल नए वक्फ कानून पर देश में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इन पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने जमीयते उलेमाए-ए-हिंद के वकील के दलील पर सीजीआई ने मामले की सुनवाई पर सहमति जताते हुए मामले को लिस्टेड करने की बात कही है। जहां तक नए कानून की हम बात करें तो सरकार का मानना है कि नए वक्फ कानून से वक्फ में पारदर्शिता आएगी, लेकिन इस कानून का विरोध कर रहे पक्ष का कहना है कि मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की ये साजिश भर है। लिहाजा अब मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा है। अब इस पर सुनवाई की तारीख तय होगी, लेकिन इस पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल देश इस मसले पर दो फाड़ हो गया है। इसे सांप्रदायिक एंगल देने की भी कोशिश खूब हो रही है। और आज हम नए वक्फ कानून पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। क्या कोर्ट से इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और सब कुछ बताएंगे कि आखिर ये पूरा क्या मसला है, मामला क्या है जो अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। क्यों ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। जो संसद में चली, जिस पर 30 से ज्यादा बैठकें जेपीसी ने कर डाली, उसको क्यों अब तक पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई है। और यही सवाल है सबसे बड़ा कि आखिर क्यों ये एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट अब तक नहीं आया है। क्यों एक वर्ग ये कहता है कि इन्हें डराया धमकाया जा रहा है, तो दूसरा वर्ग ये कह देता है कि ये आपसी कलह का ही दृश्य है। और इन सब के बीच वक्फ संशोधन पर जारी संग्राम, नया वक्फ कानून कितना असरदार होगा, या यूं कहें इस कानून के बनने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो ये कैसे मूव करेगा, क्या क्या दलीलें रखी जाएंगी, आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों किन किन पार्टीज ने या किन किन जो पैरोकार हैं उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। तौर पर ये ग्राफिक्स पहले आप देखिए कि नए कानून के तहत अब तक क्या क्या इस चीजों में बदलाव हुआ है। सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति के तौर पर दावा करने पर रोक लगाई गई है। यानी अब आप अगर दावा करेंगे तो आपको दलील देनी पड़ेगी कि आपके दावे में दम है। अगर कोई जमीन विवादित या सरकारी निकली तो उसे वक्फ में दर्ज नहीं किया जाएगा। यह भी एक प्रावधान है। जो कलेक्ट्रेट हैं वहां पर इसका जांच का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। यानी वो जांच करेगा और देखेगा कि वाकई ये पूरा मामला है क्या। वक्फ संपत्ति का पूरा ब्यौरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। यानी जिसकी पारदर्शिता की बात लगातार की जा रही है, वो पारदर्शिता जिसे 6 महीने के भीतर लागू करना होगा। ये बात भी इस कानून में है। कई पहलू हैं इस कानून के जो अलग अलग पक्ष जो है अभी, क्योंकि ये कानून बना है, कानून में वोहरा और आगा खानी समुदाय के जो लोग हैं, अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है। तो यानी अलग अलग जो मुसलमानों में हैं वो भी इसके लिए है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। ये भी इसमें, और ये सबसे बड़ा पेच का भी मुद्दा ये बना हुआ है, वक्फ संपत्तियों का सर्वे का जिम्मा अब सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को सौंपा गया है। यानी पावर जो है कलेक्टर के पास अब ये हो जाएगी। और ये भी एक सवाल है, बदलाव से वक्फ संपत्ति पर पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है, और कितनी बढ़ेगी ये सरकार आगे भी बताएगी। लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहा है। संविधान के 26वें आर्टिकल का बार बार जिक्र कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि सरकार का कहना है कि ये कानून देश हित में है, और उनका कहना है कि ये समाज में एक वर्ग को चिन्हित करके उसको टारगेट करने का है। इस वक्फ प्रणाली को मजबूत करने का सरकार ये दावा करती है।
और इन सब के बीच सवाल यही, और सवाल के साथ मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंश वत्स प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ रहेंगे। डीके दुबे संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं जो हमारे साथ रहेंगे। तो वहीं एक एक करके जब मेहमान आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और इन सब के बीच जो सवाल है, क्योंकि वक्फ की ज़मीन को लेकर के कई बार अलग अलग दावे होते रहे हैं और सभी ने सुना है, और इन दावों में कितनी सच्चाई है सरकार भले कहती रहे, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है। रत्नाकर जी, आपके पास ही आते हुए दावे बहुत हो रहे हैं कि सब कुछ बड़ा अच्छा है और कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक ये मुद्दा तो है ना कि आपने कहा कि पुरानी वाले मुद्दों पर हम कुछ नहीं करेंगे, वो बात वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अभी 5 साल बाद अगर ऐसा हो कि किसी पर दावा ठोक दिया जाए कि देखिए ये जो ज़मीन है वो वक्फ की नहीं है, तो आप 5 साल बाद तो उस पर केस कर ही सकते हैं ना। तो एक तरीके से ज़मीन तो फिर से वहां पर अधर में फंस जाएगी, मामला तो दोबारा खुल जाएगा। देखिए, और मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, वक्फ की संपत्ति के लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जो है वो दिया गया है इस कानून में कि जो संपत्तियां रजिस्टर्ड होगी उस पे सरकार कभी भी दावा नहीं करेगी, और वह संपत्तियों का कोई ना कोई ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस में जो है होना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू रिपोर्ट जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो सारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति का, वक्फ की संपत्तियों का दावा करता है, तो कोई ना कोई उसका प्रॉपर्टी कार्ड, रजिस्ट्रेशन कॉपी, इस तरह का रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वह डीएम ऑफिस में होगा, और वो उसकी जांच करेगा और सत्यता पाएगा कि ये जो दावा कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। दूसरी चीज, आज मैं उस बात पे ज्यादा बात करना चाहूंगा जिस पे कहा जा रहा है कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है 11 याचिकाएं दी गई। मैं कहना चाहूंगा, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, शायरी के माध्यम से बातों को रखना चाहूंगा। रखिए वैसे भी संसद में भी आजकल शायरियां ज्यादा सुनने को मिल जाती हैं। जी जी जी, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि विपक्षी पार्टियों का कोई किरदार नहीं रह गया। आज लोगों को गुमराह करते हैं, कभी 370 पे करते हैं, कभी 3 तलाक पे करते हैं, कभी सीए पे करते हैं, गुमराह करते रहते हैं। इनका कोई किरदार नहीं है, और हर बार ये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और मुंह की खानी पड़ती है और वापिस लौट के आते हैं। जब 370 धारा हटाई गई थी उस समय भी ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही पाया। सीए में भी वही हुआ, लेकिन किसान कानून में तो उतरना पड़ा ना। किसान कानून में तो घोड़े से उतरना पड़ा था सर, नीचे आना पड़ा। देखिए, सरकार कोई अगर उस समय परिस्थिति को देखते हुए जहां पे बहुत लोगों का जो इस तरह से जान-माल से हाथ धोना पड़ा था, निश्चित रूप से उस परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए सरकार कभी कभी इस तरह के कदम उठाती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सरकार जो कानून लेके आई है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो कानून गलत है। उस कानून को गलत तरीके से बरगला करके, गुमराह करके ये लोग लोगों के पास जो है वो लेके जाते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। मैं एक चीज पूरा कर लूं, ये सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये तय करेगा, जो जिसमें संवैधानिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को कि सरकार के किसी कानून को वो रद्द कर सकता है अगर वह पाया जाता है कि उसके मौलिक अधिकार, जनता के मौलिक अधिकारों का उस कानून में हनन हो रहा है। तो उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। ठीक है, अंश वत्स जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंश जी, हर कानून से इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है कांग्रेस पार्टी को? सबसे पुराना दल है, सबसे बड़े दलों में से एक है, और हर कानून पर माना कि विपक्ष में है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो अच्छी चीजें भी आए उसका भी विरोध आप कर दें। भला इस कानून में आपको क्या ऐसा नजर आता है कि जो बीजेपी को नजर नहीं आ रहा? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सच्चाई ये है कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी, रामविलास पासवान, ये जो 3-4 पार्टी जो है बड़ी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती थी, आज उन्होंने जनता के
पेट में जो है खंजर घोंपने का काम किया। अच्छा, कांग्रेस और इसका सेकुलर है कि नतीजा नहीं? जो है आज हमें कैसे कांग्रेस भी सेकुलर है कि नहीं है? नहीं, हम तो सेक्युलर है। मैं इसका आपको मेरे को प्लीज अब 3 मिनट जो है बिना एक बार रिपोर्ट रोके टोके बोलने दीजिए। देखिए बीजेपी के बीच में आप नहीं बोल रहे थे एक बार। देखिए 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 दर्द निकल आया। मैंने उनके बीच में भी बोला, मैंने उनके बीच में भी बोला सर, मैंने उनको याद दिलाया था 3 कानून, कृषि कानून, सुनिए सुनिए 3 कानून दिलाया था। अरे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, ठीक है, बोलने दीजिए। सच्चाई ये कि इन्होंने जो अपने आपको सेकुलर बोलने का जो डोम रखी है, वो पार्टियों ने जो है जनता की पीठ में जो है चूरा घोंपने का काम किया है। और इसका जवाब जो है आज उन्हें दिख रहा है। तमाम उनकी पार्टी से जो है रेजिग्नेशन जो है आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज एक संख्यक समुदाय के खिलाफ ये कानून लेकर आए हैं। अब जो है आगे आगे करके वो दूसरे उनके ऊपर कर रहे हैं। और मैं बताता हूं कैसे। आपने अगर देखा होगा हाल फिलहाल में जो आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर है उनका पेपर, उसमें उन्होंने अब जो है चर्च के जमीन पर जो है उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो क्या है कि उससे ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि किस प्रकार से पहले मुस्लिमों पे, तो उसके बाद क्रिश्चियंस पे, और उसके बाद ऐसे सिखों पे और अन्य अन्य समुदाय पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक के बाद एक प्रहार करने का कोशिश कर रही है। आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कह रही है इस बिल को प्रोड्यूस करने से समय पे कि ये बड़ा जो है माइनॉरिटी एम्पावरमेंट को लेकर बात करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सही में माइनॉरिटी एम्पावरमेंट को लेकर काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सबसे पहला अंतर यह कि जब वो बजट एलोकेशन की अगर बात करें, जो माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने जो एलोकेशन होता है बजट 2019-20 में 4700 करोड़ का जो एलोकेशन हुआ था, और ये घटते घटते 2023-24 में हो गया था 2608 करोड़। तो इतना अगर बजट जो है उनके लिए कम करते जा रहे हैं, तो यहां से आप कहां से उनका एम्पावरमेंट करें? जब गवर्नमेंट जो है 2020 से लेकर अभी तक मौलाना आजाद फेलोशिप है, तमाम ऐसी योजनाओं को जो उनको बंद कर देती है, तो सवाल उठता है आप कौन सा माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब इस देश में आधी रात को लोकसभा में और 2 बजे जो है राज्यसभा में एक वक्त पे चर्चा होती है, तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर जहां पे 2 साल से जो है पूरा एक प्रदेश जल रहा है, उसकी चर्चा के लिए सिर्फ 50 मिनट दे देती है। सवाल ये तब होता है कि जब आप यहाँ पे आधी रात को संसद बैठ के जब ठीक है, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रत्नाकर जी अपनी बात रखिए। चर्चा करते हो जब अमेरिका जो है 26% लगाता है भारत दो बात करूंगा। और मैं आपने जो आपके सवाल पे आवाज है, तो बस अपनी बात खत्म करो। सबका व्यूज आने के बाद आपने जो यहाँ पे बात करी थी कि मानना पड़ेगा, परेशानी फाजिल अहमद जी इतना पक्ष रख देंगे कि मुझे लग रहा है अंश, सुनिए फाजिल जी, सुनिए अंश जी पर्याप्त है अपनी बात रखने के लिए। आप बीच में उनको इतना प्रोत्साहित कर देंगे और मुझे इतना डिमोरलाइज कर देंगे, बताइए। बिल्कुल मैं जा रहा हूँ सर, मुझे मेरा काम बता रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अपना काम कीजिए। अंश जी को बात रखने दीजिए, अंश जी को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ कि बहुत छोटा सा जवाब। पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के हमें बिल से परेशानी क्यों है? हमें परेशानी है उनकी नीयत को लेकर, किस प्रकार से वो जो झूठ बरगलाने का काम करते हैं। सबसे पहला झूठ क्या है उनका कि आप इस जब वक्फ बिल था उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो हाई कोर्ट में जो 60 लाख के करीब मामले चल रहे हैं और जो ट्रिब्यूनल में 40,000 के करीब मामले चल रहे हैं, वो क्या है? जिसमें से 10,000 जो है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, और ये सारे वो है जो जीते हारे मामले हैं। तो सबसे पहला झूठ जो इस देश के अल्पसंख्यकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बोला। दूसरा, जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि जो है अब इस बिल के तहत जो है रजिस्ट्रेशन का डिजिटलाइजेशन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था उससे वंशी करके एक पोर्टल बना था जहां से जो है डिजिटलाइजेशन होना जो है तभी अनिवार्य हो चुका था, और जिसमें बीजेपी के जो माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे 2019 में उन्होंने संसद में और सुप्रीम कोर्ट के अपने एफिडेविट में ये बात कही थी कि 100% जो है डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तब सवाल ये कि नया पोर्टल बनाने की क्या जरूरत है? और अगर नए पोर्टल आप बना भी रहे तो सवाल ये उठता है कि जो पुराना पोर्टल था अगर उसमें खामी, ठीक है, आप सवाल इतने उठा दें, रत्नाकर जी को जवाब दे लेने दीजिए क्योंकि आपके पास भी बड़े मुद्दे हैं। रत्नाकर जी, एक तो आपकी व्यवस्था जो है बड़ी एक ही व्यवस्था को एक ही जगह पर ढकेलती है, यानी एक पक्ष को ज्यादा मजबूती देती है। दूसरा, वाकई सवाल है कि भला अगर कभी केसेस कहा जा रहा है कि वक्फ अपना फैसला खुद ही सुनाता था, अपने ही यहां पर करता था, तो फिर हाईकोर्ट में कैसे मामले गए, बाकी ट्रिब्यूनल्स में कैसे पहुंच गए, ये भी मामला है। रत्नाकर जी
देखिए अंकित जी, अभी हमारे भाई बहुत इमोशनली होकर कुछ चीजें रख रहे थे। अगर मैं उनकी बातों सभी बातों का जवाब दूंगा तो पूरा डिबेट का टाइम निकल जाएगा, इसलिए एक दो पॉइंट्स है जिस पे मैं जल्दी से बात करना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने माइनॉरिटी के लिए क्या किया, और मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने ये बता दे कि आपके समय में जो वक्फ बोर्ड जो बना था उसने माइनॉरिटी के लिए कितना, हित के लिए कितना काम किया है, वो जरा आप मुझे बता दें। और हमने जो अमेंडमेंट किया है इसके लिए इतना काम किया कि आपकी ही पार्टी के बीच जो में कोई बोले थे तो वो मैं अपनी हमारी बातों को उस बिल का समर्थन करते थे। आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत महान हैं, मेरी बातों को रख लेने दीजिए। वो तो है, आप भी सीखे, ज्ञान दे दीजिएगा, आप भी सीखे। क्यों वो देश की जनता सीख ली, वो राहुल गांधी से देश की जनता ने सीख लिया, पप्पू बना के छोड़ दिया। ज्ञान कितने ज्ञानी आप लोग हैं सबको पता है। जरा सुन लीजिए, जरा मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उसका ज्ञान के चक्षु आपके भी खुलने चाहिए। ये ज्ञान अगर आप अपनी पार्टी को देंगे तो ज्यादा वाद कराएंगे तो पार्टी को समझाइए ना, फिर 1 to 1 करा लीजिए, 1 to 1 करा लीजिए ना, 1 to 1 करा लीजिए। अब मैं बोल लूं, आप लोग की बातें पूरी हो गई तो मैं बोलिए रत्नाकर जी, आप बोलिए प्लीज, आप बीच में कोई इंटरप्ट ना करें, बोलने दीजिए उनको भी। देखिए माइनॉरिटी की बातें कह रहे हैं, देखिए अगर आंकड़ा उठाकर अगर ये देखेंगे तो पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की नीतियों से अगर किसी को फायदा हुआ है तो पसमानदा समाज को हुआ है, और ये तथ्य जो है, ये तथ्यात्मक बात बोल रहा हूं जो सदन में भी कहा गया है। हाँ। दूसरी चीज, इन्होंने किस तरह से माइनॉरिटी को फायदा दिया है। कर्नाटक में इनकी सरकार है और वहां पे ठेकेदारों को 4% धर्म के आधार पर ये आरक्षण दे रहे हैं। ये असंवैधानिक काम तो खुद कर रहे हैं, और हम जब संवैधानिक काम करते हैं, जब हम चीजें करते हैं तो फिर ये जो है इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी चीज कहना चाहूंगा, अरे सुन लो महाराज, अरे फजियत आदमी सुन लो, जरा फजियत सुन लो। दूसरी बात, फजियत हो तुम, फजियत हो तुम फजियत आदमी हो, तुम्हारा फाजिल नाम है, फजियत नाम है तुम्हारा। तुम पूरे डिबेट में फजियत ही करते रहोगे, फजियत पूरे डिबेट में तुम्हारा पर बात करें, एक दूसरे को ठीक है को मिलता है, मुद्दों पर बात करें, इधर उधर ना जाए, ना आप जाए ना वो जाए, जिससे हम दूसरों के पास भी जा पाए। अरे ठीक है, डीके डुबे जी भी हमारे साथ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। अंकित जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि मेरे को ना बाकी भी गेस्ट के पास जाना है। आप लोग बोलने नहीं दे रहा ना, बोलने नहीं दे रहा, ये मियां फजियत है, ये बाकी सबको डिस्टर्ब करेंगे। अरे आप दोनों रुक जाएंगे तो मैं दूसरे के पास भी जा पाऊंगा। ठीक है, डीके डुबे संविधान विशेषज्ञ है सर। अगर संवैधानिक की अगर बात की जाए तो क्या ये जो कोर्ट में मामला गया है ये टिक पाएगा, और अगर टिकता है तो उसका मॉरल ग्राउंड क्या होगा? इन लोगों की आवाज जरा दबा दी जाए जिससे मैं सीधा सवाल ले पाऊं। खत्म कर देंगे। देखिए, जो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 30 और 300A की, आर्टिकल 300A ये कहता है कि कोई भी संपत्ति है वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, उसको अगर सरकार लेगी तो ऐसे मामलों में उसको कॉम्पनसेट करेगी, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 30 में उसने कहा माइनॉरिटी के राइट हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं, क्या ये माइनॉरिटी की व्यक्तिगत संपत्तियां हैं? ये सवाल है। मैं इस संपत्ति के विषय में सभी से और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में जो लोग भी ऐसी बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, और मेरे पास है, जिस समय पार्टीशन हुआ 10,40,000 किलोमीटर हमने पाकिस्तान को दे दी और बाकी हमारे पास बची। अब जो समझौता हुआ उसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो सामाजिक संपत्तियां थी पाकिस्तान के अंदर, उन संपत्तियों का क्या हुआ, इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो शत्रु संपत्ति की आप बात कर रहे हैं, शत्रु संपत्ति अलग है, वक्फ संपत्ति अलग है। ऐसे लोगों को आप शत्रु संपत्ति का आप घोलमेल मत कीजिए, वो शत्रु संपत्ति है और ये वक्त संपत्ति। फाजिल अहमद, दोनों को आप घोलमेल मत कीजिए। फाजिल अहमद जी, अभी आप उपदेश दे रहे थे, अब देखिए आप, ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा तो आप अपनी बात रखिएगा। अभी आप मुझे सिखा रहे थे, अब आप खुद ही भूल गए। नहीं देंगे ना, आपको डिबेट अलग तरीके से करानी है। अरे मैं आपके पास आऊंगा ना सर, दूसरे के में थोड़ी घुस जाएंगे, फ्रेम में थोड़ी घुस जाएंगे। उनको वो झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोलिएगा। अरे वो झूठ बोल रहे हैं, आपके पास आऊंगा, आप अपना सच रखिएगा। खाता में कोई बही मियां आवाज कम कर दीजिए जिससे मैं उधर सुन पाऊं। बोलिए सर आप।
तो पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट बना, एक अथॉरिटी बनी, एक कानून पास हुआ 1960 में। आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, पूरा सिस्टम मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट बनाया 1960। मैं फिर से कहता हूं, सबको निकाल कर देखना चाहिए। इवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट। यार बेवकूफ आदमी हो क्या? बिल्कुल देखिए गधे हो क्या? देखिए, शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, किसी को अशब्द ना बोले। मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, फाजिल जी, आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, बार बार आपको कह रहा हूं कि आप बीच में मत बोलिए। वो क्या बोले उनको सुन तो लेने दीजिए, उनको सुन तो लेने दीजिए। वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सुन तो लेने दीजिए, ठीक है। तुम्हें थोड़ी बात अगर बात बोल करना है तो आप करिए, मैं जा रहा हूं। नहीं, डिबेट करना है बीच बीच में फाजिल अहमद जी की आवाज को डाउन कर दिया जाए, जिससे मैं डीके जी की आवाज को मैं इस तरह के प्रॉपर्टी अलग है और पाकिस्तान का कानून आप भारत में क्यों बता रहे हो? पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान के लिए है, भारत का कानून भारत के लिए। इसलिए बता रहे हैं कि तुमको पाकिस्तान जाना था, तुम यहाँ रुक गए। तुम पाकिस्तान जाने वाले थे, रुक गए। ये समझौता हुआ था, ये कोई खैरात की जमीन नहीं है कि तुम आकर यहाँ बैठ गए और कह रहे हो कि पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि तय ये हुआ था कि तुमको पाकिस्तान जाना है और 100% आबादी को पाकिस्तान जाना है। से भटकिए, इसलिए ये हुआ था। जरा दोबारा मुद्दों की तरफ आते हैं। मतलब ये था कि तुम यहाँ रहना चाहते हो, हमने तुम्हें शरण देने का मतलब ये नहीं हो गया पाप की हो गई सारी हिंदुस्तान। अरे सर, मैं आप दोनों से सुनिए, मैं फाजिल अहमद जी आप भी सुनिए, डीके दुबे जी भी आप भी सुनिए प्लीज। आप लोग जब अपनी बात रखें, मेरा अनुरोध है आपसे, मेरा आप तो सुनिए पहले आप दोनों सुनिए मेरी आवाज। आप दोनों की आवाजें धीमी कर दी जाए। पीसीआर कृपया दोनों की आवाजें नीची कर दे, जिससे कि मेरी बात उन दोनों तक पहुंच जाए। मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि जब आप फैक्ट पर बात करें तो आप सभी जितने भी पैनल में हैं, आपसे अनुरोध होता है कि एक को बोल लेने दें, उसके बाद आप उसको काउंटर करें। ये एक डेकोरम है, बीच में मत कूदिए। मैं हूं बीच में कूदने के लिए, मैं कूद जाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि वो कोई बात गलत बोल रहे हैं, गलत फैक्ट को कोट किया जा रहा, आप अपनी बारी आने का इंतजार कर लीजिए। आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात रखिए। आप शब्द ना बोलिए और डिबेट को डिरेल मत कीजिए, बस इतना सा है। वो पूरे टाइम होने वाला है, पूरे टाइम डिरेल होगा। डिबेट में ऐसे लोग जो हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं, ये पूरे टाइम डिबेट को डिरेल करेंगे। मैं गारंटी देता हूं, उनके साथ मैं बीसियों डिबेट कर चुका हूं। ये मियां फजीयत पूरे लोगों की फजीयत करेंगे यहाँ पे बैठ करके और अपनी कोई समझ नहीं पा रहा सर, आप दोनों की बातें किसी को ना मुझे समझ में आ रही ना मेरे दर्शकों को समझ में आ रही। कौन मंदिर कब्जा करके बैठा है? ये डिबेट इनके हिसाब से होगा। कौन डायरेक्ट करेगा डिबेट को? ठीक, ये मियां फजीयत करेंगे। अरे आप दोनों से मैं कह रहा हूं ना, एक एक दे दीजिए मौका एक एक को। क्यों आप लोग ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? आप इतने वरिष्ठ लोग हैं, आप लोगों से तो देश को सीखने को मिलता है। आप लोगों से तो मैं अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़कर, थोड़ी इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। फाजिल जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके पास इसके बाद लौटूंगा, ठीक है। दुबे जी आप अपनी बात रखिए। माइक अगर डाउन करेंगे तो ये समझेंगे, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते, और ये समझना नहीं चाहते तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात को करने का। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं जो इनकी सबकी बकबक में शामिल हूं। जाने दीजिए सर उनको, आप अपनी बात रखिए। जानना हो तो जानिए, नहीं जानना हो तो छोड़िए। सर आप मुझे ब्रेक पे जाना है, आप शॉर्ट में बता दीजिए जितना भी आप कहना चाह रहे हैं, मैं माफी के साथ, क्योंकि आप सभी आपस में एक दूसरे की बातों दोनों जगह पर संपत्तियां खाली हुई थी, हिंदुस्तान में भी खाली हुई, पाकिस्तान में भी खाली हुई। और इसके पीछे का जो समझौता था वो नेहरू लियाकत अली समझौता था और पंत मिर्जा समझौता था। ये दो समझौते हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिनके आधार पर ये गतिविधि चल रही है। वो आधार के बगैर कैसे कर लेंगे आप? सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने एक कानून बनाया और सारी संपत्तियां, चाहे वो मंदिर की संपत्ति थी, वो गुरुद्वारे की संपत्ति थी, वो ट्रस्ट की संपत्ति थी, वो गौशाला की संपत्ति थी, वो किसी की प्राइवेट संपत्ति थी, वो सारी संपत्तियां पाकिस्तान में इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी अथॉरिटी के पास चली गई। भारत में भी इवेक्यू प्रॉपर्टी का कस्टोडियन हमने बिठाया, सारी संपत्तियों को कस्टोडियन के पास जाना था। हमने क्या किया कि इन संपत्तियों में प्राइवेट संपत्तियां तो कस्टोडियन को थी, लेकिन जो सार्वजनिक संपत्तियां थी जिसके आधार पर बंटवारा हुआ था, उसके लिए सरकार को मैनेज करना था, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। उसने क्या किया, 1954 में वक्फ बोर्ड बना दिया और वक्फ बोर्ड के माध्यम से उसको मैनेज करना था। अभी क्या हुआ, वक्फ बोर्ड किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई जो सरकार ने अपने लिए बनाया था। सवाल यह पैदा होता है,
वो संपत्ति जो यहाँ पर जो यहाँ पर इमामबाड़े की संपत्ति थी, जो यहाँ खानगा की संपत्ति थी, जो यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टियां थी, जो मुसलमानों के लिए ईदगाह या इबादत गाहें बनी थी, वो सब सरकार हो गई ना। जैसे पाकिस्तान में सारी सरकार हो गई, वैसे यहाँ पर भी सरकार हो गई, क्योंकि आबादी पूरी वहां जानी थी और वहां की आबादी यहाँ आनी थी। तो इन संपत्तियों का अगर आबादी पूरी ट्रांसफर हो गई होती तो क्या होता है इन संपत्तियों का? तो ये संपत्तियां सरकार की हो गई ना। सरकार ने 1954 में वक्फ बोर्ड बना दिया, वक्फ बोर्ड बनाकर उसने मैनेज किया और अच्छाई ये करी कि भाई मुसलमान ही उसको मैनेज करेगा। लेकिन अब अगर मुसलमान ये कहता है कि वो मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, तो आप बताओ किस दृष्टि से, क्या उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सवाल जो है प्रॉपर्टी किसकी है भाई? ठीक है, ये सवाल जो है मैं मुसलमानों की अपनी फाजिल जी से लूंगा। फाजिल अहमद जी, सबसे पहले आप देखिए, ब्रेक के बाद आपके पास ही आते हुए, क्योंकि शिकायतें आपको मुझसे बहुत रहती हैं और अब यही शिकायतों का सीधा जखीरा लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए, और सवाल भी ये कि वो कह रहे हैं कि 54 में जो कानून आपके पास आना था, जमीन सरकार के पास आनी थी, उसने वक्फ को दे दिया। वक्फ ने ये सोच लिया कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हम ही इसके मालिक हैं, हम ही राजा हैं, और राजा तो फिर कुछ करता नहीं। ये सवाल आप क्या कहना चाहेंगे? यही मिसलीड करना उसी को बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे लगा मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत थी, आपने मुझे दिया। अभी वो जिस प्रॉपर्टी की ये बात कर रहे हैं वो शत्रु संपत्ति है, उसका अलग मैटर है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्ति सरकार ने ले ली और पाकिस्तान सरकार को दे दी। उतनी कीमत की प्रॉपर्टी उनको पाकिस्तान में मिलेगी और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको उतनी संपत्ति का उतना हिस्सा भारत में मिलेगा। ऐसा दोनों में एग्रीमेंट पर, उसको बोलते हैं बाकायदा, उसका अलग नियम है। और अभी भी देश में काम चल रहा है तमाम। अभी आडवाणी जी के नाम प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, बहुत से पाकिस्तानी भारत में उनकी प्रॉपर्टी है। ये शत्रु संपत्ति। वक्फ प्रॉपर्टी जो हम अल्लाह के नाम दान देते हैं वो आज से नहीं, जब से इस्लाम कायम हुआ तब से लोग देते चले आ रहे। हमारे नबी ने हुक्म किया कि अपनी कीमती चीज में से और 33% ही हम दान दे सकते हैं अपनी संपत्ति का, इस्लामिक लॉ के हिसाब से। हम सारी संपत्ति दान नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को भी देना पड़ेगा। जो आप दे सकते हैं सिर्फ 33%। पर दो बात इन्होंने कहा कि 1989 में, अभी कहा ना रत्नाकर सिंह ने कांग्रेस ने क्या किया, 1989 में कांग्रेस ने एक डीओ निकाला जिसके तहत सारी जमीनें, मदरसे, कब्रिस्तान और वक्फ की सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। 89 के बाद इधर 10 साल के अंदर तो जेपीसी में मैं ये पूछना चाहूंगा, सारी संपत्तियां रजिस्टर्ड है तो जेपीसी में 78% सरकारी संपत्तियों पे कब्जा क्यों बताया गया? जेपीसी के में 78% उत्तर प्रदेश में जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसमें 78% सरकारी संपत्तियां जिससे अवैध कब्जा है लोगों का, सब रजिस्टर्ड बोल रहे हैं, सारी रजिस्टर्ड है, 9.5 लाख रजिस्टर्ड है भाई। रजिस्टर्ड है तो क्यों डर रहे हैं? फिर रजिस्टर्ड है तो डर क्यों रहे हैं? डर काहे का? तो मिलेगी आपको। डर इसलिए है कि अवैध संपत्तियों पे जो कब्जा किया है ना वो कब्जा छोड़ना पड़ेगा। उससे जो आपने अनैतिक रूप से जो लाभ कमा रहे थे ना वो बंद हो जाएगा। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी 15,000 के किराए पे जो दे रहे थे ना वो अब नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, रत्नाकर जी बोले नहीं दीजिए, प्लीज सुने, बोले तहसील बनाना होता है तो जमीन इनको आप गारंटी लीजिए कि जब मैं बोलूंगा तो ये नहीं बोलेंगे। अंकित जी आप गारंटी लीजिए, क्योंकि ये क्या है, मैं दोनों से स्टैम्प, मैं आप दोनों से स्टैम्प पेपर पे लिखवा के गारंटी लूंगा कि आप दोनों एक दूसरे में ना बोलें। पूरे डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे को बोलने नहीं करते। अभी संविधान विशेषज्ञ की बात जनता तक जाना ही नहीं होगी। मेरी बात आधी हुई, उसके बाद बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। नंबर एक बात, अधिक कचरा ज्ञान उनके पास रहता है, अधिक कचरी बातें करते हैं। इन्होंने खत्म कर दिया उस प्रॉपर्टी पर, तो क्या टेनेंसी एक्ट खत्म हो गया क्या देश में? टेनेंसी एक्ट है ना। अगर आप किसी से कैसे भवन खाली करा लेंगे? अगर वक्त बोर्ड ने इसको कब्जा जमीन को किराए पे दे रखा है तो टेनेंसी एक्ट तो खत्म हुआ नहीं। वो किराया कैसे आपके रहलार से खाली करा लेंगे? वो देखिए, आप जो अवैध कब्जा वाली भूमि है वो कैसे सरकार खाली कराएगी? अभी उत्तराखंड में हुआ ना, ईदगाह बनाए थे वहां पे, किस तरह से उसको जमीन को जो है अनैतिक रूप से कब्जा किए थे उसको हटा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी सामने। अनैतिक अवैध जो कंस्ट्रक्शन रहेंगे उस पर से बुलडोजर चलेगा भाई, आप चिंता ना करिए।
ठीक है, फाजिल अहमद जी का शायद कनेक्शन हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, सारे दलों ने, कांग्रेस ने भी इसमें अपना स्टैंड लिया, कोर्ट का रुख किया, सबने किया, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई कोर्ट में अभी तक स्टैंड नहीं लिया, जहां तक मेरी समझ में है। क्या कुछ आप इस बिल को लेकर के सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी क्या कुछ सोच रही है? क्या वो भी कोर्ट की तरफ मूव करेगी? देखिए अंकित जी, पहले तो मेरा नाम दुरुस्त कर ले, मैं धर्मेंद्र सिंह हूँ, धर्मेंद्र सिंह यादव आपने दिया है। दूसरी बात देखिए, मैं इतनी देर से सुन रहा था, जिसको लेकर के जो बुनियादी चिंता होनी चाहिए, जिस विषय पर बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी साथी कहीं ले जा रहे हैं और साथी कहीं। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बिल के पीछे जो उसकी मंशा है वो उस पर आ ही नहीं, उसको हम लोग वोट कर पा रहे हैं। सच ये है, ये नैरेटिव गढ़े, झूठ का क्या स्थिति है। एक को शेर से मैं भी करूंगा, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी, दरवाजे पर सच बोलो। ये झूठ क्या है? झूठ ये है कि कैसे कोई कोर्ट नहीं जा सकता, वक्त के जिस संपत्ति पर हाथ रख दिया वो हमारा हो गया। ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का, जो करे 78%, कोई 60%, कोई 90% संपत्तियों पर कब्जा है। तो कई चीजें भाई, कब्जा है पहली बात, तो बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान है, लेकिन अगर कब्जा है तो वक्त पे। बोलिए। ठीक है, कब्जे की बात वो कर रहे हैं साफ तौर पर धर्मेंद्र सिंह यादव की, कब्जा है तो वो वक्फ की जमीन है, यानी एक पूरा मुद्दा है। लेकिन इसके बीच मुझे ये भी बताइए रत्नाकर जी, इसमें एक प्रोविजन है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोई संपत्ति वक्फ करते हैं तो उसके लिए, ठीक है धर्मेंद्र जी आप पहले बोल लीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए तो मेरा नाम दुरुस्त करते, नहीं कह रहा। धर्मेंद्र सिंह यादव, धर्मेंद्र सिंह मल्ली, बिल्कुल हाँ। अच्छा अंकित जी, मैं एक तो कह रहा था, ये भी छत्री समाज से आते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते इनके ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ। इनको आर्टिकल 83 में पावर है हाईकोर्ट में जाने का, उसमें खुद जा सकता है, पार्टी जा सकती है, हाईकोर्ट प्रस्तावित दे सकता है, स्पष्ट लिखा हुआ। सेक्शन 97 में अगर कुछ गलत हो रहा तो स्टेट को पावर है इंटरवीन करने का, और सेक्शन में स्टेट को पावर है कि अगर कोई गलत कर रहा हो बोर्ड तो उसके खिलाफ नया कानून बनाते रेफरेंस लाने का पावर है। अगर एनडीए सरकार के कई स्टेट गवर्नमेंट में किसी ने प्रयोग किया और बताई। दूसरा, नाइंसाफी का आप कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान। देखिए संविधान से सकता है, उसमें समय समय पर संशोधन एक व्यवस्था है, लेकिन संशोधन की नियत सही होती है, न कि संशोधन पकड़ लेना। गर्दन कैसे पकड़, तमाम संशोधन 3 पॉइंट कैसे आपको दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिसिंग फ्लिप, क्या प्रैक्टिसिंग कल हिंदू बोर्ड में आप पाएंगे? आपकी ना आवाज धर्मेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज ना प्रॉपर आ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से मैं भी नहीं सुन पा रहा हूं कि आप पूरा बोलना क्या चाह रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा आवाज नहीं जा रही है? आ रही, आप ठीक आ रही है सर। हाँ, मेरा कहना है एक तो जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या है ये मेरा भी सवाल है सर। मैं भी यही रत्नाकर जिससे पूछने वाला था, मेरा भी सवाल है कि ये कैसे सुनिश्चित होगा कि प्रैक्टिशनर ये मतलब ये धर्म को मान रहा है और ये नहीं मान रहा है? क्या दाढ़ी बढ़ा लेगा तो वो मुस्लिम कहलाएगा, या दाढ़ी कटवा लेगा तो नहीं कहलाएगा? क्या प्रोसीजर होगा रत्नाकर जी? जवाब ले लें, बहुत देर तो वेट करना तो एक तो क्या संस्थाएं बनाएंगे तभी प्रैक्टिसिंग बनाएंगे, और अगर नहीं बना रहे तो भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का कानून समझ समानता का उल्लंघन हुआ कि नहीं। दूसरा, एक आप वक्फ बाई यूजर, एक जिसको आपने डिलीट कर दिया, तो उसका एक उदाहरण देते। वक्फ बाई यूजर कि तमाम बड़े राजा और तालुकेदार बीच में एक मीटिंग हुई थी उनको से जोड़ने के लिए, तो बड़े पैमाने पे आया कि वो फादर के जब चाहे सर आपकी आवाज में बहुत ग्लिच है, बहुत फंसकर आ रही है, तो हम सुन भी नहीं पा रहे हैं। रत्नाकर जी आपके पास आते हुए सवाल बहुत दिलचस्प पूछा, और ये मेरा भी सवाल था धर्मेंद्र सिंह जी ने जो पूछा है कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे, सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि ये जो मुस्लिम है वो अपने इस मुस्लिम धर्म को लंबे समय से मान रहा है? ये क्या प्रोसीजर क्या है इसका पहले तो, क्योंकि आपने इसको ऐड किया हुआ है, और मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि 50% जो दोनों ही चाहे सेंट्रल हो या राज्य हो,
दोनों में, परिषद में, काउंसिल में 50% से ज्यादा जो है गैर मुस्लिमों को भी जगह मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी दूसरे धर्म की जगह तो बनी रही है ना, इनडायरेक्टली ही सही। देखिए, मैं पहले आपके दूसरे प्रश्न पे आना चाहता हूं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर मैं पहले प्रश्न पे। देखिए, जहां पे सवाल गैर मुस्लिम का है, मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें अगर कोई गैर मुस्लिम आता है तो उसका हस्तक्षेप हो जाएगा हमारे जो इबादत के काम हैं या फिर जो प्रेयर्स के काम हैं उसमें हस्तक्षेप करेंगे ये लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है अंकित जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में वो सिर्फ एडमिन करती है, जो संपत्तियां होती हैं उसका रखरखाव और देखरेख का कार्य जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। लेकिन फैसला लेने की पावर तो कलेक्टर के पास आ गई ना अब। बिल्कुल कलेक्टर करेगा ना, कलेक्टर क्यों नहीं करेगा? तो वो तो गैर हिंदू, वो तो गैर मुस्लिम होगा ना। जो डीएम जो इसलिए करेगा क्योंकि जो भी संपत्तियों का रिकॉर्ड्स है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, वो सारा डीएम के पास ही होगा, और वो डीएम ही चेक करके बता सकता है ना कि आखिर में ये संपत्तियां इनकी है कि नहीं है। वो प्राइमरी जो इंस्पेक्शन होगा वहीं से वेरीफाई होगा ना, वो केंद्र सरकार को अपने से वेरीफाई नहीं कर देगी, डीएम ही करेगा। क्योंकि लोकल आदमी अगर कहता है कि ये वक्फ की संपत्ति है तो उसको पेपर दिखाने होंगे और बताने होंगे कि ये भैया मेरा प्रॉपर्टी कार्ड है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन का पेपर है। ठीक है, जमीन का पेपर तो दिखा दे, जमीन का पेपर दिखा देगा, लेकिन अपने धर्म का पेपर कैसे दिखाएगा? मैं भी कहूं क्या आप मुझ पर सवाल कर दे कि आप हिंदू हैं, आप दिखाइए, तो मैं क्या कंठी लेकर बैठूंगा या रामायण पढ़ने लगूं? क्या करूंगा ऐसा कि आप मुझे मानेंगे कि हाँ मैं हिंदू हूँ? 5 साल वाले पे मैं आता हूँ, आपका छोटा सा जवाब है, बहुत समय। देखिए फाजिल अहमद जी, देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, अभी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैं एक ही पक्ष बोल रहा हूँ, अब तो मान गए होंगे सर, आपकी तरफदारी कर दी। हम तो कभी आपसे सर्टिफिकेट चाहिए था मुझे। अब मियां फजीयत है, अब ये बोलते रहेंगे कुछ न कुछ, बोलने के लिए दिखाई देगा। हाँ नहीं, 5 साल दाढ़ी आप बढ़ाएंगे नहीं तो समझ में आ जाएगा। सुन लीजिए, देखिए रत्नाकर सिंह तो रत्नाकर सिंह मुसलमान हो गए, हम अगर भगवान नहीं, आप टीका लगा के और मंदिर में आना भी चाहेंगे तो भी आपको टोपी लगा दो तो आप दुनिया आपको मुसलमान है। आप टीका लगा के आएंगे ना तो दूसरे भी नहीं देंगे। सुन लीजिए, नहीं टोपी अगर टीका लगा के आएंगे तो मंदिर को पत्थर मार के कहेंगे मुसलमान मार के भाग गया। पत्थर कौन मार रहा था? अभी रामनवमी की यात्रा में पत्थर कौन मार रहा था? तुम ही लोग तो मार रहे थे। वही टोपी लगा के गंगा जमुनी की बात करते हो और जूता फेंकते हो और पत्थर फेंकते हो, ये तुम लोग का स्तर है। हम जो है कभी ताजियों पे पत्थर फेंके क्या? ताजियों पे कभी पत्थर फेंके हैं? ये बताओ तुम, ये मियां फजल बता दो, ताजियों पे हमने पत्थर फेंका है, उपद्रव किया है? लेकिन कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, हमारा हनुमान जयंती होती है, रामनवमी होता है, रामनवमी होता है, तुम लोग पत्थर फेंकते हो क्योंकि तुमको करना है मुसलमानों को जो है हिंदुओं को अपमानित करना है। ये करते रहते हो तुम ही लोग करते हो। क्यों इस तरह का काम करते हो? गंगा जमुनी की बात करोगे और पत्थर मारोगे? गंगा जमुनी की बात करोगे और पत्थर मारते रहोगे? अब मर गया झंडा फहरा रहा है। अरे एक तो अरे वो आतंकी था, सलार गाजी जो है वो आतंकी था। अरे फाजिल जी, अब देखिए फाजिल जी, अभी मैं बोलूंगा तो ठीक है। रत्नाकर जी 1 मिनट रुक जाइए। फाजिल जी, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि आप बताइए कि कैसे ये सुनिश्चित होगा कि किस धर्म का व्यक्ति ये धर्म वो मानता है। सीधा सवाल था, आपने बीच में ऐसी टीका टिप्पणी कर दी कि उड़ता हुआ तीर घुमा दिया। अब उसके बाद आप कहेंगे कि देखिए डिबेट में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो अच्छा उनको जवाब लेने दीजिए। जवाब कहाँ है इस बार? तो देने तो देंगे ना सर आप उनको। सलार गाजी तो दे रहा हूँ ना तुम्हारा जवाब सलार गाजी तो दे देता हूँ। सलार गाजी तुम्हारा संत है क्या? संत है? ये बताओ। तुम्हारे यहाँ पे जियाउर रहमान वर्ष जो समाजवादी पार्टी का सांसद है वो कहते हैं कि सलार गाजी संत है, और उसी सलार गाजी ने सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त किया। किस आतंकियों को पूछते हो भाई तुम लोग? किस आतंकियों को बाजार पे जाते हो तुम लोग? देश को बरगलाने का काम करते हो, देश को गुमराह मत करो भाई। सलार गाजी को संत बताते हो जिसने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया कि नहीं? उसका मेला क्यों लगाओगे? उसका मेला नहीं लगाओगे। उत्तर प्रदेश में अब जो है इस तरह का कोई भी जिसने इस तरह का भ्रष्टीकरण का काम किया है उसका मेला नहीं लगेगा। योगी जी लगने नहीं दिए, योगी जी नहीं लगने देंगे। बन के जब बिल सामने आया
11 लोग हिंदू गैर मुस्लिम रहेंगे और स्टेट का क्यों नहीं रहेंगे भाई? जब आजम खान कुंभ मेला के प्रभारी हो सकते हैं, जब आजम खान कुंभ मेला के प्रभारी हो सकते हैं तो मुसलमान को दीजिए। एक विधान एक संविधान देश में होना चाहिए ना। गैर हिंदू हो सकता है लेकिन गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। कैसी बातें दोहरी बातें करते हो? कैसी दोहरी बातें करते हो? जब बालाजी मंदिर आता हूं, पहले मैं फैजल जी को पूरा समय और रत्नाकर जी की सारी बातों को सुन रहा हूं जो बिल्कुल मुद्दे से इधर उधर किए हैं। ठीक है, नहीं, मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा अंकित जी, अभी कह रहे थे कि बहुत छोटा सा कहिए क्योंकि अब समय कम है, मुझे सबके पास जाना है। कोई गैर मुस्लिम आजम खान मुस्लिम होने के बावजूद भी तो देखा अरे वो मंत्री थे सर, वो मंत्री थे ना, तो मंत्री होते हुए तो आ सकता है। क्या बात करें सर, छोड़िए। गैर मुस्लिम रत्नाकर जी, अहमद जी आप शांत हो जाइए, मेरे को सवाल लेने दीजिए बहुत छोटा सा। रत्नाकर जी कैसे सुनिश्चित होगा, एक क्विक रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि मुझे बाकी सबके पास जाना है। कैसे सुनिश्चित होगा कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्या ऐसा प्रमाण दूं कि आप ये मानेंगे, सरकार ये मानेगी या कमेटी मानेगी? आजकल बहुत तेजी से देखा जा रहा है कि लोग जो है दूसरे का ब्रेन वॉश करके और उनको अपने धर्म में शामिल करा करके उनकी संपत्तियां जो वक्त कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट सुनो मियां फजियत, तुम लोग देश के लिए फजियत हो, देश के लिए फजियत हो। सही बता रहा, ये चैनल पे फजियत नहीं हो, तुम देश के लिए फजियत हो। आप जो है वो सुनते नहीं हो, बात तार्किक करोगे नहीं, आप तार्किक आती नहीं है, इसलिए फजियत इसलिए करते रहते हो। अरे तुम लोग जो लोगों को बरगला करके और इस्लाम स्वीकार करके उनकी संपत्तियां ले लोगे क्या? बताओ, किसी का ब्रेन वॉश करके उसकी संपत्ति ले लोगे? ये नहीं होगा। अब ये नए भारत आपके पास आते हुए, अब ये नए भारत दोनों की आवाजें दबा दी जाए। अंश जी के पास जाना है, अंश जी आपके पास आते हुए अब मेरे सवाल बड़ा, हाँ आप ठीक है, आप बोलिए। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, आपने सुना दोनों की बातें कि ये सारी चीजें जो है, लेकिन आपकी सरकार में 54 में बदलाव भी हुआ था जिस पर आज विरोध हो रहा है। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात आपने जो सवाल पूछी कि गैर मुस्लिमों को शामिल करने को लेके, उस चीज को लेके मैं यहाँ पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। बताइए। आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, वहां पे एक जो ट्रस्ट है उसमें तमाम जो लोगों को शामिल किया गया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को भी शामिल लेकिन सर ऐसे में तो वो भी कहेंगे ना कि वो उसमें कोई विवाद नहीं है सर, उसमें विवाद नहीं है, बाद में बनी ना, विवाद सुलझ करके बना। नहीं अंकित जी प्लीज, मैंने सबकी बातों को बहुत शांति से सुना, प्लीज मुझे भी अपनी बात को रखने दीजिए। देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में अगर आप देखेंगे वहां पे तमाम जो लोगों को शामिल किया गया, चाहे वो प्रशासन की तरफ से लोगों को शामिल किया गया, तो सभी में उसमें सिर्फ ये एक नियम है कि अगर आप हिंदू हैं तो ही, अगर वहां पे प्रशासन का कोई अधिकारी हिंदू नहीं है तो उसे निचले रैंक का जो व्यक्ति है उसको शामिल किया जाएगा। अगर आप सिखों के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाएंगे तो वहां पे जो पार्लियामेंट के द्वारा चलाई जाती है उसमें भी ये नियम है कि सिर्फ और सिर्फ सिखों को, और इसको मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं ये विश्वास रखता हूं कि हिंदुओं के उसमें जो इस तरीके से मैं जानता हूं हिंदू धर्म को, उस बखूबी से कोई और धर्म का व्यक्ति नहीं जान पाएगा। इस वजह से जो है ये एक नियम लाया गया था। अब आप यहाँ पे डाइवर्स डिसाइडिंग बॉडी कर देंगे तो ये एक प्रकार से वही सवाल खड़ा कर देगा, और यही जो चीज है ये आर्टिकल 25 को भी जो है वायलेट करता है। अब मैं बात करता हूँ नियत को लेके। जब कांग्रेस पार्टी ने 1995 में और 2013 में जो अमेंडमेंट किया था ना, उसकी नियत इतनी अच्छी थी कि भारतीय जनता पार्टी के 1995 में सिकंदर बख्त जी ने राज्यसभा में और लोकसभा में, जो अभी हरियाणा के गवर्नर भी है बंडारू दत्तात्रेय जी, उन्होंने समर्थन किया था। 2013 में जो हमारा अमेंडमेंट लाए थे उसको जो राज्यसभा में जो है मुख्तार अब्बास नकवी जी ने और लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी ने समर्थन किया था। ये दर्शाता है कि अगर आपका नियत अच्छी होती है तो ठीक है, शहनवाज हुसैन की बात की तो शहनवाज हुसैन ने तो इस बार समर्थन किया, तो उनको धमकी भरी चीजें आने लगी हैं सोशल मीडिया पर। जेपीसी में क्लॉज बाय क्लब, अंकित जी प्लीज मुझे बस 5 सेकंड का समय चाहिए, मेरे को अपनी बात रखनी है प्लीज, मैं बहुत शांति से सबकी बात को सुना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब ये बिल लेकर आई है उसमें नियत इस प्रकार से की है कि विपक्ष ने जितने भी अपने सुझाव दिए उनको शामिल नहीं किया गया। सबसे पहली चीज जब उनकी नियत पे सवाल उठता है, दूसरी जब उनकी नियत पे सवाल तब उठता है जब जेपीसी जहां पे क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होनी चाहिए थी वहां पे क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं होती है, और अपने एनडीए के तमाम 14 सजेशनों को तो शामिल कर लिया जाता है लेकिन विपक्ष के एक भी सुझाव को शामिल नहीं किया जाता है। अब मैं सवाल यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि 2023 में 5 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की जो है बैठक हुई थी, और उन 5 बैठक में एक भी
बैठक में ये रिकमेंडेशन नहीं आया था कि एक नया बिल आना चाहिए, तो किस मंत्रालय ने ये बिल लेकर आए? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये प्रावधान है कि हर 10 साल में जो है स्टेट डिसाइड, जो स्टेट बोर्ड है उनकी रिव्यू मीटिंग होगी, और रिव्यू मीटिंग में एक भी मीटिंग ने ये डिसाइड नहीं हुआ था कि एक नया बिल आना चाहिए। ये किस आधार पे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से नया बिल आ गया? रत्नाकर जी, आपने सवाल सुन लिया, आप जवाब दीजिए। रत्नाकर जी, सवाल सुन लिया, आप जवाब दीजिए। आखिरी चीज कहना चाहूंगा, बस एक पहले इनका तो जवाब ले लूं सर। नहीं, बस एक लास्ट साथ में ले लीजिएगा ना। चलिए बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहती है कि ये जो है यहाँ से महिला सशक्तिकरण को जगह बात करेगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जब 1995 में हमने ये अमेंडमेंट लेकर आए थे, तो वहां पे हमने ये प्रावधान लाए थे कि 2 से अधिक महिलाओं को जो है नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये वाला प्रावधान है वो सिर्फ 2 महिला तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल से कौन सा अपना महिला सशक्तिकरण की बात करती है? अब आप साथ में एक सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, रत्नाकर जी सुन लिया, महिला सशक्तिकरण पर बात कर दी, बिल लाए जो है प्रोसीजर पर बात कर दी, और इससे पहले अलग अलग कांग्रेस ये भी दावा करती है कि हमने 2 महिलाओं का प्रोविजन पहले भी किया था, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा इनसे, ये बता दे कौन सी वो 2 महिलाएं हैं जो इन्होंने बोर्ड के परिषद में रखा है इन्होंने। मुझे लगा ही था कि आप ये बोलेंगे, बता देंगे। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर की चेयरमैन महिला है। अरे मियां फजीहत, जम्मू कश्मीर की तो मियां फजीहत तो शुरू हो गई, शुरू हो गई मियां फजीहत को, शुरू हो गई मियां फजीहत को, मियां फजीहत को शुरू हो जाती है, शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर की तो तुम्हारी शांत होगी तभी तो बोल पाऊंगा। आप कह रहे कि महिला सुन ले तुम्हारी शांत होगी तो ही जवाब। उत्तर प्रदेश में 2 महिला है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, हर जगह है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा अंकित जी, देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेस आज इस बिल को असंवैधानिक बता रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बता दे मुझे कि किसी भी गरीब, मजलूम, बेवा, यतीम को उसका हक दिलाना ये कहां से असंवैधानिक? अच्छा, एक इससे मुझे याद आ गया, महिलाओं की बात हो रही है ना, प्रियंका गांधी, ठीक है, जब महिलाओं की बात हो रही है तो इस बिल पर ना प्रियंका गांधी ने कुछ बोला संसद में, ना सोनिया गांधी जी ने। ऐसा क्यों हुआ अंश जी? बड़े नेताओं ने क्यों पीछे खुद को रखा? संसद के दोनों सदनों की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा उचली निचली दोनों सदनों की बात कर रहा हूं ना। प्रियंका गांधी वहां पर इस बिल के फेवर में बड़ी स्टैंड लेते आई, ना सोनिया गांधी ने कुछ बोला। मैंने तो राहुल गांधी को भी नहीं सुना बोलते हुए। अभी आप बोल देंगे कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसी में अध्यक्ष ने बोला है, बाकियों ने क्यों नहीं बोला? नहीं, तो हमारे बाकी जो सांसद है, अब सवाल यही है ना कि प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी ही बोले तो आप लोग सवाल उठाते हैं। अरे आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं सर। अरे सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब अगर राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी ही बोले तो आप लोग कह देते हैं कि भैया से पुनीत को पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गौरव गोगोई जी हिंदू है, उन्होंने बात करी, इमरान मसूद जी ने बात करी, यहाँ पे एक हिंदू ने बात करी, अमरिंदर बरार जी ने बात करी, यहाँ पे क्रिश्चियन ने बात करी। हमने सभी लोगों को लेकर साथ चले। हमने चाहे कि एक समान धर्म जो है इस पर एक विरोध दर्ज, मतलब छोटों को इसी वाले बिल पर सारे छोटों को आगे बढ़ाने का दारोमदार रख दिया गया। मैं तो मतलब फाजिल अहमद जी का फैन हो गया हूँ। कांग्रेस का इतना अच्छा सपोर्ट उन्होंने किया है। वो एब्सेंट भी कर ये उनकी जो है सामने प्लेयर है, तो हम लेकिन मुझे लगता है सर कि बड़े नेताओं को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। वक्त हमें यहीं तक की इजाजत देता है, लेकिन इसमें मैं चाहता था कि मेरे देश के वो बड़े चेहरे भी आए, राहुल गांधी भी आए, या सोनिया गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आए, उन्हें भी इस पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। विपक्ष में सिर्फ दूसरे नेताओं को ही आगे नहीं करना चाहिए। अगर पार्टी कहती है कि हम मुस्लिमों का सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़े नेताओं को भी संसद में दहाड़ना चाहिए, जो नहीं दिखा। इस बिल पर विरोध हुआ, लेकिन जमकर उस कदर नहीं हुआ जिस कदर होना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।